तो आज हम शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी लोग जानते हैं कि ये क्या होता है। इसके अंदर होता क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ साइक्लिक चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which complete in 28 days। इसमें होता क्या है, इसमें 5 तरह के चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं। क्या क्या होते हैं? सबसे जो पहला होता है इसको बोलते हैं चेंजेस इन ओवरी, इसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। दूसरा होता है चेंजेस इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं यूटेराइन साइकिल। फिर इसके बाद थर्ड होता है चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकोसा। चौथा होता है चेंजेस इन वेजाइना, इसको बोलते हैं वेजाइनल साइकिल। और पांचवा होता है चेंजेस इन ब्रेस्ट। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चेंजेस इन ओवरीज, ओवेरियन साइकिल। इसमें क्या होता है कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओवरी में सबसे पहले जो चेंजेस होंगे वो 3 फेज़ में होते हैं। पहला होता है फॉलिकुलर फेज, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। फिर दूसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद तीसरा होता है ल्यूटियल फेज। इसके अंदर टोटल 3 चेंजेस होते हैं। तो पहला जो फॉलिकुलर फेज है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये जो फेज़ होती है वो इसमें 6 से 12 प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू होते हैं ओवरी के अंदर। फिर ये जो फॉलिकुलर फेज़ के अंदर मैंने आपको जो बताया है, इसके अंदर कि प्राइमरी फॉलिकल्स पहले बनना शुरू होते हैं। फिर ये धीरे धीरे प्रोलिफरेशन शुरू हो जाता है इसके अंदर, और वहाँ पर थीका एक्सटर्ना बनना शुरू हो जाती है लेयर। अब ये जो थीका एक्सटर्ना होती है ये एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, और इसमें एंट्रम के अंदर कुछ लार्ज अमाउंट में फ्लूइड जो है वो भर जाता है, और इसको बोलते हैं एंट्रल फॉलिकुली। ये जो एंट्रल फॉलिकुलिस होता है ये प्रोमिनेंट, ये थोड़ा और बढ़ जाता है और ये सीक्रेट करने लगता है ईस्ट्रोजन। जब ये ईस्ट्रोजन सीक्रेशन शुरू करता है तो 1 हफ्ते के बाद में ये जो फॉलिकल होता है वो और बड़ा हो जाता है और ये ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके अंदर, इस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एक ओवम होता है और बाकी फ्लूइड होता है। ये जो ओवम होता है इसका जो साइज़ होता है ये लगभग 100 μm डायमीटर होता है इसका। तो अब दूसरी फेज़ होती है इसी के अंदर ओव्यूलेटरी फेज़। इस ओव्यूलेटरी फेज़ के अंदर ये जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है ये मूव होता है पेरीफेरी की तरफ। कहाँ पर? ओवरी की जो पेरीफेरी है, किस लिए? वहाँ से इसको बस्ट होना है। अब ये कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं, उस तरफ जाता है। फिर ये धीरे धीरे इसका साइज़ जो होता है वो सरफेस की तरफ जाते जाते वहाँ पर इसमें से प्राइमरी oocytes कंप्लीट होता है। और यहाँ मैं आपको बता रहा था कि ये जो फॉलिकल जो मार्जिन की तरफ बढ़ता है ये एक छोटा सा अपर्चर बनाता है, और इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं इसको रिलीज़ करता है। कहाँ पर? पेरिलोनियल कैविटी में। ये पेरिलोनियल कैविटी वो होती है ओवरी और फेब्रिकल्स के बीच में जो कैविटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरिलोनियल कैविटी। अब यहाँ इस स्टेज तक आने के बाद में ये जो अपनी
जो माइटोटिक डिवीज़न की जो स्टेज है उसको कंप्लीट कर लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो ओवम है वो ओवम बाहर निकलता है। कहाँ आता है, किसके थ्रू, ज़ोना पेल्यूसिडा के थ्रू, और ओवम वहाँ से निकलकर इसमें लग जाते हैं लगभग 12 से 16 दिन। अगला मेस्ट्रुएशन होने के पहले। अब इसमें क्या होता है, ये जो ओवम होता है अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डीजेनरेट हो जाता है 24 से 28 दिन के बीच में, और अगर ये डीजेनरेट हो गया तो यहाँ पर इस स्पर्म को यहाँ तक आना पड़ता है, कहाँ तक, इस पेरिनल एरिया तक आना पड़ता है स्पर्म को फर्टिलाइज होने के लिए, और अगर यहाँ फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये इस ओवम डीजेनरेट हो जाता है। अब तीसरी जो फेज़ आती है वो होती है ल्यूटियल फेज़। इस ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है, ये रप्चर हुआ, ओवरी में से ओवम निकला और उसको वहाँ पर हल्का सा ब्लड भी आया, उसको बोलते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम। ये कॉर्पस हेमोरेजिकम इसने वहाँ से ओवम निकाला और हल्का सा ब्लड क्लॉट बाहर किया। अब यहाँ ल्यूटियल फेज़ में क्या होता है कि यहाँ पर ल्यूटियम मींस रप्चर होना, तो सबसे पहले वहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बनने से पहले कॉर्पस हेमोरेजिकम बनता है, जिसमें कि ओवम और क्लॉट बाहर निकलता है, और उसके बाद में जो रप्चर फॉलिकल होता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये 10 से 16 दिन तक रहता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम पूरे डिलीवरी लाइफ तक बना रहेगा और वो LH और FSH को निकलना बंद कर देगा, ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा और अपना काम फिर से शुरू होता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होता क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे जो डीजनरेटिव प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ल्यूटोसाइटोसिस। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो डीजनरेशन प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ल्यूटोलाइसिस, LUTEOLYSIS, ल्यूटोलाइसिस। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है और 2 महीने के बाद में ये फिर से अब ये जो रप्चर कॉर्पस ल्यूटियम है अपनी स्थिति में 2 महीने में अपनी स्थिति में आ जाता है और अगले फिर से ये ओवम बनने की प्रोसेस के अंदर चालू हो जाती है और उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। तो इस तरीके से ये प्रोसेस पूरी होती है। इसके बाद थर्ड जो चेंज होता है, चेंजेस इन सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है म्यूकोसा, सर्वाइकल म्यूकोसा, इसमें क्या चेंजेस होता है, ये सर्वाइकल म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो होती है ये तो यहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस जो मेम्ब्रेन सर्वाइकल जो रीजन होता है उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वहाँ पर चेंजेस होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये वहाँ पर चेंजेस करते हैं। ये वहाँ पर कॉपियस वाटरी डिस्चार्ज सीक्रेट करते हैं, एल्कलाइन होता है इसका नेचर में, जिसकी वजह से इस जो स्पर्म होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो उसके सीक्रेशन से एक स्कैंटी विस्कस स्लाइटली एसिडिक म्यूकस सीक्रेट होता है जो कि वेजाइना की जो pH होती है उसको बढ़ा देता है, लगभग 7 के आसपास या 6 के आसपास कर देता है, जबकि इसकी नॉर्मल pH जो होती है वो लगभग 3 के आसपास होती है वेजाइनल pH। अब नेक्स्ट जो चेंजेस आता है वो होता है वेजाइनल साइकिल। तो वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं इसको हम ऐसे समझते हैं कि पूरे
पीरियड होने तक वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं, इसका एक पूरा प्रोसेस है, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि FSH जो हार्मोन होता है वो स्टिमुलेट करता है ओवरी को। उसके स्टिमुलेट करने से ओवरी सीक्रेट करती है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करती है FSH को, और ये फॉलिकल जो सीक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजेज LH सर्च। इससे ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन से कॉर्पस लुटियम बनता है, और इसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। और LH जो मैंने आपको पहले बताया कि LSH और LH का भी जो लेवल होता है वो उसका कम हो जाता है। इसको रोकता है ना, क्योंकि जब कॉर्पस लुटियम बनता है उससे पहले ये इसका जो LSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LSH ये दोनों हार्मोन को ये रोकता है। तो अब यहाँ दो स्थिति बनती है, एक तो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक वो नहीं हुआ। पहले हम देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा कि ये जो HCG एक हार्मोन होता है जिनको बोलते हैं कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लुटियम को बने रहने के लिए। जब कॉर्पस लुटियम जब बना रहता है तो क्या होता है कि इसमें हाई प्लाज्मा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, मतलब ब्लड के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, और डेसिडुआ बना रहता है, ठीक। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा कि जो कॉर्पस लुटियम जो होता है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगेगा, और क्या होगा, शार्प डिक्लाइन इन प्लाज्मा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है वेजाइनल साइकिल, ठीक। अब इसके बाद लास्ट आता है चेंजेस इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो होते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़ में। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है कि मेमोरी डक्ट जो होती हैं वो भी प्रोलिफरेट होने लगती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एट सीक्रेशन फेजेस देयर इज़ अ ग्रोथ ऑफ लोब्यूल्स एंड एल्वुलाई। उसमें भी एल्वुलाई और उसमें भी लोब्यूल्स में भी ग्रोथ होने लगती है। इसकी वजह से जो ब्रेस्ट होती हैं थोड़ी सी स्वेल्ड हो जाती हैं, हल्की सी उनमें टेंडरनेस आ जाती है, और इसकी वजह से पेनफुल हो जाती हैं हल्का सा, और लगभग 10 दिन तक, मतलब पीरियड आने के 10 दिन पहले तक हल्की सी इनमें स्वेलिंग रहती है। टेंडरनेस होने की वजह से स्लाइटली पेनफुल होती हैं, और जैसे पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ये पेन अपने आप धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 फेजेस होती हैं इसके अंदर। इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया है कि ये टोटल 5 चेंजेस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, अलग अलग 5 जगह पर। तो इस तरीके से पूरी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। लेकिन इस ड्यूरेशन में यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। हालांकि मैंने यहाँ ये शॉर्ट में बताई थी आपको, सेकंड नंबर पर चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। लेकिन हम यहाँ इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि यूट्रस के अंदर इस पीरियड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इस चेंजेस को कहा जाता है यूट्राइन साइकिल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है द साइक्लिक प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द ओवरी, बाय विच साइकिल चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड ब्लीडिंग पर वेजाइनल ब्रैकेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्रैकेट बंद। ऑन द एवरेज ईच साइकिल लास्ट फॉर 28 days. फर्स्ट डेज ऑफ ब्लीडिंग इज़ कंसिडर फर्स्ट डे ऑफ MC। तो यहाँ समझाने का मतलब ये होता है जिस ब्लीडिंग को आप लास्ट डे समझते हैं, यहाँ पर हमको उसको पढ़ाने के लिए उसको पहला समझना चाहिए। तो
कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ ये समझते हैं कि ब्लीडिंग हुई, ये हमारा लास्ट डे हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट डे माना जाता है। तो जो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम होती है उसके अंदर 3 चेंजेस होते हैं, 3 फेज़ होते हैं इसके अंदर। पहला जो फेज़ होता है मेंस्ट्रुएशन फेज़, ये 0 to 5 डेज़ 5 दिन तक रहता है, सभी को पता है। दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव चेंज, ये 6 से लेकर 14 दिन तक का रहता है, ये 6 से। और तीसरा जो होता है सिक्रीटरी फेज़, ये 15 से लेकर 28 दिन का होता है। तो इस तरह से 3 इसके अंदर जो फेज़ होते हैं। लेकिन हमको समझने के लिए हमको ये जो हम मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है इसको हम सबसे लास्ट में समझेंगे। यहाँ हमने आपको सबसे पहले नंबर बताया है जो 5 दिन तक रहता है, लेकिन समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम इसको सबसे लास्ट में हमको समझना होगा। सबसे जो पहले होती है वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज़। प्रोलिफरेटिव फेज़ में क्या होता है, ये जो 6 से 14 दिन की होती है, इसमें क्या होता है कि जो यूट्राइन जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो थिक होने लगती हैं और स्पाइरल हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर सप्लाई बढ़ जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि तो धीरे धीरे होता ये है कि इसकी जो यूट्राइन की जो थिकनेस, यूट्रस की जो थिकनेस होती है वो लगभग 2 मिलीमीटर तक मोटी हो जाती है। और यहाँ होता क्या है कि ओव्यूलेशन स्टार्ट होने तक ये थिकनेस बढ़ती रहती है, और यहाँ पर रिच वास्कुलाइजेशन होने की वजह से या ब्लड वेसल्स ज़्यादा होने की वजह से जो यहाँ पर स्टोमा और जो यूट्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो भी काफ़ी लार्ज हो जाती हैं। अब जो तीसरी फेज़ जो आती है वो होती है सिक्रीटरी फेज़। तो अब यहाँ सिक्रीटरी फेज़ में क्या होता है, ओव्यूलेशन हो चुका होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने तक प्रोलिफरेटिव फेज़ चलती है और ओव्यूलेशन होने के बाद में सिक्रीटरी फेज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कॉर्पस लुटियम बन चुका है और वहाँ से जो दूसरे जो हार्मोन है वो भी रिलीज होना शुरू हो चुकी है। तो सिक्रीटरी फेज़ में होता क्या है कि ये थिकनेस बरकरार रहती है और यहाँ ओवम ओवरी से निकलकर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। इसी पीरियड में, इसी बीच में स्पर्म अपनी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है और ये फेज़ तब तक बनी रहती है। जब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये थिकनेस और यूट्राइन की जो थिकनेस है और जो हार्मोन का सीक्रेशन बराबर बना रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवम का तो क्या होगा कि सिक्रीटरी फेज़ धीरे धीरे ब्लीडिंग फेज़ में कन्वर्ट होने लगती है और ये लगभग तो इस तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ब्लीडिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है और ये 5 दिन तक, 4 से 5 दिन तक ये बराबर चलती रहती है और ये धीरे धीरे जो डिजनरेशन यूट्राइन की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और वहाँ से ये जो इसके क्लॉट होते हैं वो ब्लड के साथ में ब्लीडिंग में जो लेयर डेवलप हुई थी यूट्रस के अंदर वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू धीरे धीरे वेजाइना से ब्लीडिंग के साथ में बाहर आने लगती है और पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो 3 फेज़ होती हैं, प्रोलिफरेटिव फेज़, सिक्रीटरी फेज़ और मेंस्ट्रुअल फेज़। तो हमने इसको जो सबसे लास्ट में मैंने इसीलिए बताया आपको कि इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर ब्लीडिंग शुरू हो गई और जितनी भी लेयर्स बनी थी या थिकनेस जो हुई थी वो धीरे धीरे ब्लीडिंग में कन्वर्ट हो गई। तो ये इस तरीके से ये फेज़ पूरी यहाँ पर ये कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं यूट्राइन साइकिल। तो इस तरीके से ये जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होती है ये सबसे लास्ट में हुई और इसमें क्या चेंजेस हुए, इसके अंदर जो यूट्राइन की जो वॉल एपिथेलियम में वो डिजनरेट होने के बाद में ब्लीडिंग से निकल गई और इसमें लगभग 10 ml से लेकर 200 ml तक ब्लड निकलता है और इसमें ओवम रहता है,
एक ओवम रहता है और बाकी ब्लड क्लॉट्स रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी लाइनिंग्स होती हैं, यूट्राइन जो यूट्राइन एपिथेलियम होती है, उसकी जो लाइनिंग होती हैं वो भी इसके साथ में निकलती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट्स हुआ एक ओवम का निकलना, ठीक, और उसके इसकी वजह से एम्ब्रियो का बनना। दूसरा हुआ एंडोमेट्रियम चेंजेस नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट द एम्ब्रियो। तो पहला तो ये हुआ कि ओवम का निकलना और बनना, और दूसरा हुआ वहाँ पर एम्ब्रियो का बनना, जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलप हुआ और फीटस बना, ठीक। तो इस तरीके से कंप्लीट हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूट्राइन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको 5 फेज बताए, जिसके अंदर यूट्राइन साइकिल को मैंने अलग से डिस्क्राइब किया, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 चेंजेस होते हैं, उस 5 चेंजेस में से एक जो होता है यूट्राइन साइकिल, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है, ठीक। थैंक यू।